हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह वीडियो सोललैंड 5 की नोवेल पर बेस्ड पार्ट 50 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। सीधी सी बात है, यह मुझे मेयर ही लगता है, जिसे देखकर वह कारवां का लीडर हैरान होता है, क्योंकि इंसान के रूप में गॉड लेवल का पावर हाउस कोई सामान्य बात नहीं है। जल्दी ही यह एक सीक्रेट रूम में चले जाते हैं, जहां तांगसन उस एल्डर का नाम लू बताता है और वह उसे अपना मास्टर भी बताता है। कारवां का लीडर जल्दी ही एल्डर लू को ग्रीट करता है और अपना नाम जीरान बताता है। मास्टर कहते हैं, मैं एंसेस्ट्रल कोर्ट में रहता हूँ, और अपना स्वार्ड सेंटर टोकन दिखाता है जो तांगसन को मिला हुआ होता है, जिससे जीरान को मास्टर की बातों पर विश्वास हो जाए। कुल मिलाकर यह वही होता है जो तांगसन के अनुसार डियर किंग को स्पिरिट गैदरिंग डिस्क और बाकी के अरे के लिए हेल्प करने वाला होता है। साथ ही यह एक दूसरे से बिजनेस की बातें करने लगते हैं और वह सभी अरे डिस्क को डियर किंग की शॉप से बेचने के लिए कहता है। इस पर मास्टर ने कहा होता है, एक बार सूरा ने मेरी हेल्प की हुई थी, जिससे मैं यह सूरा के ऊपर छोड़ता हूँ। साथ ही अपनी शर्तें भी बता देता है, जिसे जीरान ने भी तुरंत ही मान लिया होता है। और बातों ही बातों में मास्टर ने मटेरियल के रूप में क्रिस्टल डीमोन एम्परर और स्काई फॉक्स डीमोन एम्परर के ब्लड की मांग रखी होती है। इस पर जीरान ने कहा होता है, आप मजाक करना बंद करो। इस पर मास्टर ने कहा होता है, मजाक कौन कर रहा है। साथ ही मास्टर ने जल्दी ही एक फॉर्मेशन तैयार करके बताया होता है, यह एक रोंगलिंग अरे डिस्क होती है, जिसे जीरान ने चेक किया होता है, जो कि सही है। फिर मास्टर ने एक ब्लड पावर को एक्टिव करने वाले अरे के बारे में बताया होता है, जिसका डेमो तांगसन देता है। इससे यह अपनी ब्लड लाइन को अवैक ही नहीं बल्कि अपग्रेड भी कर सकते हैं, वो भी 3rd लेवल तक। तांगसन ने उसे पकड़ा होता है और उससे ब्लू ऑरा निकल रहा होता है। इसी के साथ तांगसन ने उस अरे डिस्क को एक्टिव किया होता है और उसी के साथ उससे ब्लू सिल्वर एम्परर की बाइन निकलने लगती है, जिसे वह जीरान भी फील कर पा रहा होता है। साथ ही में वह भी इसके बारे में जान सकता है, जिससे उसे मास्टर लू के ऊपर पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि मास्टर लू के कहे हुए सभी शब्द बिल्कुल सही होते हैं। फिर वह मास्टर से इसके बारे में और भी बातें पूछने लगता है, लेकिन मास्टर की सुई तो ग्रेट डीमोन एम्परर के ब्लड पर आकर रुक जाती है। लेकिन यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे जीरान अकेले ही हाँ कह सके, जिससे वह आगे फ्यूचर में इसे करने के लिए कहता है। और इसी के साथ जीरान ने मास्टर को इंतजार करने के लिए कहा होता है। इस पर मास्टर वह अरे डिस्क तांगसन को ही दे देते हैं। साथ ही मास्टर जीरान से कहता है, सुना है सूरा कॉलेजियम में फाइट करने के लिए जा रहा है, जिससे यह डिस्क मैं सूरा को ही देता हूँ, उसे लेने की कोशिश मत करना। यदि ऐसा कुछ होता है या फिर सूरा को कोई परेशानी या नुकसान होता है तो हमारी डील तुरंत ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ नॉइस मिल सकती है, क्योंकि यदि मैं अभी इस टाइम रिकॉर्ड ना करूं तो हो सकता है यह वीडियो आपको टाइम पर ना मिले और फिर से एक दिन का गैप हो जाए, जिससे मैं इस पार्ट को कुछ नॉइस में रिकॉर्ड कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप इससे नाराज नहीं होंगे। इस पर जीरान मास्टर को बिल्कुल भी चिंता न करने के लिए कहता है। यहाँ पर तांगसन और मास्टर ने मिलकर इस कारवां के लीडर और डियर किंग का गजब का पोपट बनाया होता है। साथ ही मास्टर ने यह भी कहा होता है, हालांकि इसमें अभी काफी रिसर्च की जरूरत है, जिसमें इसमें काफी पैसा खर्च होने वाला है। इस पर जीरान बस यह कह पाता है, हाँ यह मैं समझ सकता हूँ। इसी के साथ मास्टर जीरान को जाने के लिए कह देता है। उसी के साथ मास्टर अपना मेकअप उतार लेते हैं और आगे की प्लानिंग करने लगते हैं, क्योंकि वह ब्लड लाइन अरे तो बिल्कुल ही नकली होता है। हाँ, लेकिन तांगसन इसे फ्यूचर में सच में बना सकता है, लेकिन इसके कारण इनके पास जो सामान आने वाला होता है वह इनकी और रेडेम्पशन ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला होता है। और जल्दी ही मास्टर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिससे उन्हें कोई ट्रैक न कर सके। इसी के साथ जीरान तांगसन को कल होने वाली फाइट के बारे में और ग्रेट कॉलेजियम की जानकारी देने लगता है, जैसे कि यहाँ फाइट तो होती है लेकिन इंटरटेनमेंट के रूप में नहीं, बल्कि यह पावरफुल लोगों को चूज करने के लिए होती है और यहाँ के हालात और भी ज़्यादा भयानक होते हैं। इसके अलावा यहाँ एक सीक्रेट लेकिन काफ़ी अजीब गार्डन भी है, इसे हेल गार्डन भी कहते हैं।
इसमें जो लोग एंटर करते हैं उनमें से केवल हाफ ही वापस आ पाते हैं। मतलब इसमें 100 में से केवल 50 ही बचकर आ पाते हैं। यह जगह खतरों से भरी पड़ी है, लेकिन जो इस हेल गार्डन से बच सकते हैं उनके फ्यूचर के रास्ते आसान हो जाते हैं। लेकिन वहां से क्या प्रॉफिट हो सकता है यह जीरान को पता नहीं होता है। वास्तव में इन्हें 7 दिन बाद आना था, लेकिन अब तक 9 दिन हो जाते हैं, जिससे यह कॉलिजियम की फाइट में हिस्सा न लेते हुए तांगसन सीधे हेल गार्डन में एंटर करने वाला होता है, जिससे तांगसन के पास अभी 3 दिन का समय बचा हुआ होता है। इस तरह से तांगसन वापस अपनी होटल में आ जाता है, क्योंकि हेल गार्डन में केवल फाइटर ही एंटर कर सकते हैं और उस समय इन पर नजर रखने वाला कोई भी नहीं होगा। जिससे तांगसन का प्लान होता है वह वहां के एंटर किए हुए डीमोन का ब्लड इकट्ठा कर सकता है, जिसे बाद में काफी कीमत पर बेचा जा सकता है, और कुछ बातें करते हुए इनका प्लान रेडी हो जाता है। इसी के साथ तांगसन तैयारी के लिए सभी को कुछ नए वेपन के बारे में बताता है। इसी तरह से इनकी फाइट का दिन आ जाता है। तांगसन उसी लिंक्सी स्टोर पर आ जाता है जहां जीरान तांगसन को एक रिंग देता है। साथ ही श्रेक टीम एक ब्लैक ड्रेसअप के साथ तैयार हो जाती है और यह अपने सफर पर निकल जाती हैं और जल्दी ही एक गेट के सामने पहुंच जाती हैं जहां 2 पावरफुल गार्ड होते हैं। श्रेक टीम पर 11 to 15 की मार्किंग होती है। इसमें एंट्री के लिए इन्हें एक गारंटर और अच्छी खासी फीस भी देनी होती है। जल्दी ही यह गेट को पार कर जाते हैं। गेट के उस तरफ तांगसन को एक नई दुनिया दिखती है और कुछ ही समय में तांगसन के सामने का आसमान घूमने लगता है और इसी के साथ यह जल्दी ही एक नई जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यही जगह होती है हेल गार्डन। तांगसन ने इसके बारे में कुछ ही देर में समझ लिया होता है। इसके साथ ही तांगसन को ऊपर से नीचे की ओर गिरने का एहसास होता है और कुछ ही समय में तांगसन को सब कुछ अंधेरे के जैसे दिखाई देता है। गिरने के साथ तांगसन अपने बाकी के टीम मेंबर से भी मिल जाता है और यह नीचे की ओर गिरने पर पाते हैं वे फ्लावर के बीच में गिर रहे होते हैं। यहाँ पर आने के बाद सभी टीम का एक ही एम होता है, यहाँ से बाहर निकलने का। जो लोग मारे जाते हैं या फिर बाहर नहीं निकल पाते हैं वह इसी हेल गार्डन को नरिश करते हैं, मतलब हारने वाले इस गार्डन का खाना होते हैं, जिससे यह गार्डन भी ज्यादा से ज्यादा लोगों पर अपना कब्जा करना चाहती है। यह फ्लावर ही इनके दुश्मन है। जल्दी ही तांगसन ने क्रॉसबो को निकाल लिया होता है और धीरे से अपने सामने एक पिंक फ्लावर की ब्रांच को छुआ होता है और आंखें बंद करते हुए उसे फील करने लगता है, जिससे तांगसन इस गार्डन और यहाँ की असलियत को समझ सके। और यहाँ तांगसन को समझ आता है यह कुछ अलग ही है, यह सब डीमोन रेस ने नहीं किया है। इसी समय दोवाई अपने स्काई फॉक्स लक के साथ आगे बढ़ने लगता है, जिससे दोवाई सही रास्ता खोल सकता है। लेकिन तांगसन के सामने कुछ अजीब होता है। जल्दी ही दोवाई का व्हाइट क्लाउड ब्लैक कलर में बदल जाता है। होम टाउन भी यह समझ सकता है क्योंकि यह एक प्रकार से मौत की ही निशानी होती है, इसलिए होम टाउन ने तुरंत ही टाइम को रोक दिया होता है। इसी के साथ दोवाई पर एक मेंटल अटैक होता है। यह दोवाई को लगता है और वह फिर गिर जाता है। दरअसल दोवाई की मेंटल स्ट्रेंथ एक झटके के साथ खत्म हो जाती है। तांगसन उसे उसकी पावर को यूज करने से रोक देता है और बाकी सभी अपनी पावर के साथ तैयार होते हैं और तांगसन डार्क कलर के फ्लावर की ओर इशारा करता है। यहाँ पर फ्लावर वार्म और कोल्ड कलर में बटे हुए होते हैं और इस तरह से तांगसन कोल्ड कलर के फ्लावर की ओर बढ़ता है। तब तांगसन को उसके पैरों के नीचे एक एब्जॉर्ब करने वाली पावर का एहसास होता है। इससे पहले तांगसन उन्हें रोक सकता, वह फ्लावर अचानक ही बड़े हो जाते हैं और ब्लड में भी बदलने लगते हैं और इसी के साथ वह तांगसन पर अटैक करने लगते हैं। जल्दी ही तांगसन ने लिंगर पावर का यूज किया होता है, जिससे तांगसन ने कुछ फ्लावर को रोक दिया होता है। वहीं तांगसन ने अपनी पावर फ्लेम और अपने बीच एक कोकून के जैसा बनाकर रखा हुआ होता है, जिससे वह फ्लावर खत्म होते हुए पाउडर में बदल जाते हैं। लिंगर गैंग ने इन बिग फ्लावर को खत्म कर दिया होता है और उसकी पावर को भी एब्जॉर्ब कर लिया होता है। इससे तांगसन खुद की ही बॉडी को काफी कोल्ड फील करता है और समझ जाता है कुछ बुरा होने वाला है, जिससे तांगसन के पीछे एक जाइंट टाइगर दिखाई देता है और उसकी पावर के कारण तांगसन ने कई 10 मीटर के फ्लावर को साफ कर देता है। उसी के साथ तांगसन पीछे हट जाता है और जल्दी ही तांगसन सामान्य हो जाता है। यह गार्डन लक को बैड लक में बदल सकता है, जिससे तांगसन भी थोड़ा डर जाता है।
हालांकि तांगसन यहाँ पर भी अपने डिवाइन सेंस पर भरोसा कर सकता है। तांगसन ने फिर से चेक करने की कोशिश करते हुए अपनी स्काई फॉक्स की पावर का यूज किया होता है, लेकिन रिजल्ट पहले जैसे ही होते हैं। इससे तांगसन को यह भी समझ आ जाता है यह हेल गार्डन जितना दिख रहा होता है यह उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस हो सकता है। इसके साथ तांगसन अपने दोस्तों के पास लौटने वाला होता है, तभी एक मेलोडी का साउंड आने लगता है जो एक प्रकार के इल्यूजन में ही डाल रही होती है, जिससे तांगसन उसकी डायरेक्शन में मुड़ने लगता है। जिससे बचने के लिए तांगसन ने अपनी ही जीभ को काटा होता है और तेजी के साथ रोड की ओर भागता है। जब तांगसन ने अपने दोस्तों को देखा होता है तो वह भी इल्यूजन में फंस रहे होते हैं, जिसे तांगसन ने चिल्लाकर बचाया होता है। तभी दूर एक लाइट की रे दिखाई देती है जो देखने पर तांगसन को समझ आ जाता है वह अपने साथ बैड लक लेकर आई हुई है। उस लाइट के हिट होने के साथ वह फ्लावर गोल्ड कलर के साथ बड़े होने लगते हैं। इसके साथ ही तांगसन उस लाइट की तरफ जाना चाह रहा होता है, लेकिन तांगसन ने फील किया होता है तांगसन और कोई भी जीचेंग की हेल्प से भी फ्लाई नहीं कर पा रहा होता है। तभी बुबिंगजी ने अपने आइस एलिमेंट से निकलने का रास्ता बनाया होता है जिससे वह यहाँ से निकल सके। यह एक प्रकार से बुबिंगजी ने अपने आइस एलिमेंट से एक बोट जैसी चीज बनाई होती है और उसके साथ ही तांगसन अपनी पावर से उसमें थ्रस्ट डालते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है जहां पर लाइट की रे दिखाई देती है। असली टास्क फाइट करते हुए बचकर निकलना नहीं होता है बल्कि इन फूलों से बचना होता है। आसमान बिल्कुल काला होता है। जमीन पर दो लाइट की अलग अलग रे ने इन गार्डन को काफी अट्रैक्टिव बना दिया होता है। तांगसन जल्दी ही यहाँ की मिस्ट्री को सुलझाना चाहता है जिससे तांगसन अपने दोस्तों के साथ यहाँ से सक्सेसफुली निकल सके। हालांकि तांगसन यहाँ पर बाहर जाने वाली डायरेक्शन में नहीं बल्कि जहाँ पर डूम रिपल्स आ रही होती हैं उस तरफ होता है। आसमान बिल्कुल ही काला होता है। वहीं लाइट की दो रे ने पूरे ही हेल गार्डन को अट्रैक्टिव बना दिया होता है और वह म्यूजिक बंद होने से पहले पूरे 1 घंटे तक चलता है, जिससे वार्म फ्लावर कम हो जाते हैं जबकि कोल्ड फ्लावर अधिक होते हैं। लेकिन वह लाइट रे म्यूजिक बंद होने के साथ खत्म नहीं हुई होती हैं। तांगसन अपनी डूम रिपल्स की मेमोरी पर भरोसा कर रहा होता है और समझ जाता है एक्सेस पॉइंट उस जगह से दूर है जहां से लाइट आ रही होती है। पॉसिबली यदि तांगसन अकेला होता तो वह डूम रिपल सेंटर को चेक करता, लेकिन दोस्तों के कारण जोखिम ज्यादा होता है। तभी इस समय तांगसन के सोल सी से एक आवाज आती है। वह तांगसन से कहती है जाओ। उस आवाज ने तांगसन को झकझोर कर रख दिया होता है जिससे तांगसन एकदम से चिल्ला उठा होता है रुको। इसी के साथ जीचेंग ने ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने विंग्स को खोल दिए होते हैं जिससे उनकी आइस बोट रुक सके। दवाई पूछने लगता है क्या हुआ, लेकिन तांगसन के लिए यह समझना आसान नहीं होता है। फिर जल्दी ही तांगसन ने उस साउंड का सोर्स ढूंढ लिया होता है। वह आवाज तांगसन के ही स्टोरेज ब्रेसलेट से आ रही होती है। तांगसन उसे देखता है तो स्टोरेज में रखे हुए एग से सिल्वरी लाइट फ्लैश हो रही होती है और यह आवाज इसी एग से आई हुई होती है। इससे तांगसन काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि जब तांगसन ने इसे चेक किया था तो उसे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अब उसमें क्रिस्टल डीमोन एम्परर का डिवाइन ऑरा होता है। यदि यह सही है तो अब तांगसन जो भी करेगा क्रिस्टल डीमोन एम्परर की तांगसन पर हमेशा ही नजर रहेगी और यही तांगसन का सबसे बड़ा डर होता है। और अभी की स्थिति में तांगसन क्रिस्टल डीमोन एम्परर के आगे कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर उस एग में से आवाज आती है यह एक थॉट है जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है और एग के ब्रेक होने के साथ कुछ भी नहीं रहेगा। इससे तांगसन को ऐसा लगा होता है जैसे कि क्रिस्टल डीमोन एम्परर तांगसन की मन की बात को समझ चुका हो। आप यदि क्रिस्टल डीमोन एम्परर की पावर को समझना चाहो तो मैं बस इतना कह सकता हूँ, यहाँ असुरा गॉड की पावर भी इसके आगे कुछ भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और आप सभी चाहो तो इसके बारे में एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना सकता हूँ। इससे तांगसन केवल इसकी बात मान ही सकता है, ना कहने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। अब तांगसन सोचता है पता नहीं इस एग के हैच होने के बाद कौन सी डिस्ट्रक्टिव पावर निकलने वाली है। फिर जल्दी ही तांगसन अपने दोस्तों से कहता है तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। फिर तांगसन क्रिस्टल डीमोन एम्परर से मिलने की बात बताते हुए उस एग को निकालता है जिससे सिल्वरी फ्लैश अभी भी निकल रही होती है और कुछ बातें करने के बाद सभी तांगसन को फॉलो करने के लिए कहते हैं।
और वह आइस बोट उसी डायरेक्शन में चलने लगती है जहां डूम रिपल को देखा हुआ होता है। इसके बाद तांगसेन ने उस एग को स्टोरेज बैग में नहीं रखा होता है, बल्कि तांगसेन ने अपने हाथ में रखा होता है। आखिरकार वहां क्या है यह जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। यदि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।